बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप तमाम आफियत के साथ होंगे। आज हम आईकॉम अकाउंटिंग की जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बाय अजीम एकेडमी, उसका चैप्टर है 4 और उसमें सेकेंड ईयर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो चैप्टर है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर से कमोबेश तकरीबन अबाउट 25 to 26 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में आता है। उसकी क्लासिफिकेशन कुछ यूँ होती है, एक न्यूमेरिकल 20 मार्क्स का और अबाउट तकरीबन 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो 2 मार्क्स के हैं और एक जो है वो 1 या 2 MCQs जरूर इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। इस लिहाज से इस चैप्टर को करना इंतहाई अहम है और इसको थोड़ा सा समझना भी बड़ा जरूरी है। इसकी जो डेफिनेशंस हैं यहाँ पे मैं आपके साथ वो पहले शेयर करूंगा। ये इंतहाई अहम तरीन डेफिनेशंस हैं, पेपरों में बार बार रिपीटेड हुई हैं, तो इनको एक तो आप लिख लें और इसके साथ साथ जो है वो इनको याद करें। ठीक है, लिखें भी और याद भी करें, के बाकायदा नोट्स बना लें। ये इंतहाई अहम तरीन डेफिनेशन हैं। अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो उनमें चलते हैं उन डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के हवाले से। अच्छा, फिर एक और भी है, ये जो डेफिनेशन है ये इंतहाई ब्रीफ और शॉर्ट है एज कम्पेयर टू जो प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में आपने डेफिनेशन को पढ़ा था, वहां पे वो काफी डिटेल में थी और काफी जो है वो मुश्किल भी थी। तो इसलिए ये डेफिनेशंस को याद कर लें। उम्मीद है कि इसके अंदर आप अपने पूरे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकें। उनमें नंबर 1 हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक जो दूसरी डेफिनेशन पूछी जाती है वो जनाब डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। तो उसकी डेफिनेशन आंसर है द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। A company means a company formed and registered, यानी कंपनी बनाई जाए और उसे रजिस्टर्ड किया जाए अंडर दिस ऑर्डिनेंस, यानी इस ऑर्डिनेंस 1984 के तहत आर एन एग्जिस्टिंग कंपनी, या जो पहले से ही कंपनी के तौर पे काम कर रही है। अंडरस्टूड है कि वो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत ही बनी हो। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है। अच्छा, एक और बात भी याद रखें, ये डेफिनेशन मैं आपको ये इंग्लिश में यहाँ पे है, तो इसके अंदर आपके तकरीबन पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो पेपर में चूंकि उर्दू के अंदर भी आपसे पूछा जाता है, तो आप ये डेफिनेशन उर्दू में भी जो आती हो वो लिख सकते हैं और इसमें इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी ना लिखने से लिखना बेहतर है। कि बिल्कुल ही आप फ्लैट हो जाएं और आपको मार्क्स ना मिले, तो उससे बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ लिखें जरूर, डेफिनेशन मिस नहीं करें। सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास व्हाट इज मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की अलग कानूनी शनाख्त क्या है। इट मीन दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन फॉर्मिंग इट। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो अपने डायरेक्टर से, अपने प्रमोटर से अलग होती है। कंपनी को हम उसके प्रमोटर या डायरेक्टर के नामों से नहीं जानते, बल्कि कंपनी को हमेशा हम उसके अपने नाम से ही जानते हैं, उसी से पहचानते हैं। आगे चल के मैं उसकी एग्जाम्पल भी बताता हूँ। इट कैन आर बी स्यूड इन इट्स नेम, यानी उस पर अगर कोई मुकदमा कर सकता है, यानी कंपनी मुकदमा कर सकती है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है। तो कंपनी के नाम के ऊपर मुकदमा होगा, यानी उस कंपनी में मुकदमा होगा। उसके प्रमोटर डायरेक्टर्स का नाम उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, कंपनी के नाम पे होता है। फिर कंपनी जो है उसके डायरेक्टर या प्रमोटर जो भी हैं
वो उसको डिफेंड जरूर करते हैं। लेकिन ना जो आपका केस है वो कंपनी के नाम पे ही रजिस्टर किया जाता है। इट कैन own and transfer the title of the company। ये अपना जो नाम है उसको ऑन भी करती है और चाहे तो उसको ट्रांसफर भी कर सकती है। अच्छा, इसमें देखें, ताज कंपनी है, हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है। ये कुरान प्रिंटिंग करती थी और कुरान छाप कर ये अपना जो है वो बिजनेस करती थी। लेकिन जब इसके डायरेक्टर प्रमोटर जो इसके डायरेक्टर थे मेनली, वो ताज कंपनी का पैसा लेके यहाँ से चले गए और एक बहुत बड़ी करप्शन हुई। तो उस वक्त ताज कंपनी की लिक्विडेशन और उसके तमाम जो केसेस हैं वो ताज कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड किए गए। यानी डायरेक्टर्स के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हुए, ताज कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड किए गए। और इसकी जो लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है वो भी ताज कंपनी के नाम के ऊपर ही किया गया। इसलिए ये बड़ा जरूरी है, हमें समझना चाहिए कि जो भी इदारा है वो इदारा अपने नाम से अपनी गुडविल बनाता है। मसलन उसकी मिसाल समझिए, जैसे बहुत सारे इदारे हैं, पीजीसी लगा ले, तो पीजीसी को बहुत सारे बच्चे पीजीसी के नाम से जानते, उसको उसके डायरेक्टर या उसके ऑनर के नाम से नहीं जानते। इसी तरह से बीको कंपनी थी पाकिस्तान में, बीको कंपनी को बीको कंपनी के नाम से जाना जाता था, उसके ऑनर से नहीं जाना जाता। इसी तरह हबीब बैंक को जो है वो इस्माइल हबीब साहब ने बनाया। इस्माइल हबीब साहब को कोई नहीं जानता था, हबीब बैंक को हम सब जानते हैं। इसलिए कंपनी हमेशा अपनी अलग कानूनी शनाख्त बनाती है और उसी से गुडविल डेवलप करती है और उसी के नाम के ऊपर वो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। यानी कंपनी का जो वजूद है वो दायमी किस तरह से होता है, दायमी वजूद कंपनी का कैसे है। तो इसकी आंसर देखें, इट मीन्स अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज कंटिन्यूअस लाइफ। एक तो यह है कि जो भी इदारा है वो हमेशा इसलिए बनाया जाता है कि उसने कायम रहना, यानी हर जो ऑनर है वो बनाते वक्त ये नहीं सोचता कि इसको मैंने आने वाले हफ्ते में, महीने में, 5 सालों में, 10 सालों में बंद करना। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं इस इदारे को बढ़ाऊंगा, ग्रो कराऊंगा, यहाँ तक कि मेरे बाद मेरी आने वाली नस्लें भी इस इदारे को ऑन करें और इसको कंटिन्यू करें। ये है उसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी दायमी वजूद। द शेयर होल्डर कैन कम और गो बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन नॉट इफेक्ट। जी याद रखें, शेयर होल्डर अपने शेयर बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं, नए शेयर होल्डर आते हैं, नए शेयर होल्डर चले जाते हैं और इदारा अपनी जगह पे उसी तरह से वजूद रखता है, वो मौजूद रहता है। यानी उसको सादा लफ्जों में अगर हम कहें, जैसे दुनिया में आने वाले बहुत सारे लोग हैं, दुनिया से जाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दुनिया कायम है। तो किसी के आने से, किसी के जाने से, शेयर होल्डर के आने से, शेयर होल्डर के जाने से कभी भी कोई इदारा खत्म नहीं हो जाता। इदारे हमेशा चलते रहते हैं क्योंकि वो अपनी परपेचुअल एग्जिस्टेंस रखते हैं और सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो मेंटेन करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन है, डिफाइन कॉमन सील ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कॉमन सील, स्टैम्प कौन से वाले? कॉमन सील इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नेचर। देखें, अगर एक आदमी कंपनी का मालिक हो और वो आदमी अपने सिग्नेचर्स करता है तो लोगों के सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन याद रखें, चूंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी का मालिक एक नहीं होता, इसके बहुत सारे मालिक होते हैं, तमाम शेयर होल्डर उसके मालिक होते हैं और जो भी इदारा है वो अपने नाम से ही सारा प्रोसेस कंप्लीट कर रहा होता है। उसके नाम, क्योंकि ये जो इदारा है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये एक मसनूई आदमी है, ये एक अज्यूम पर्सन होता है। तो इसलिए इदारे को अपनी शनाख्त मेंटेन करने के लिए सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है।
तो इदारा अपने सिग्नेचर खुद नहीं कर सकता क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसलिए जो कॉमन सील है, एक स्टैम्प होती है, वो उस इदारे का सिग्नेचर कंसीडर की जाती है। बिकॉज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड कैन नॉट साइन इटसेल्फ, क्योंकि वो साइन नहीं कर सकता। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ये जो कॉमन सील है ये ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी है। यानी अगर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन आप इसे ना भी याद कर सकें तो कोई बात नहीं है, आप इसको इस एंगल पे सिर्फ इतना सा भी लिख देंगे, इट इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कॉल्ड कॉमन सील। तो ये डेफिनेशन भी एक्सेप्टेबल है, वो डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको साथ साथ बताता जाऊंगा ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि जनाब वो ये डेफिनेशन तो बहुत बड़ी हो गई है, मैं कैसे लिखूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ आईकॉम के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबी लंबी समरियां याद करने वाले नहीं होते, बड़ी बड़ी डेफिनेशन याद करने वाले नहीं होते। ये तो चाहते हैं कि जनाब एक लाइन का आंसर हो, उसको भी आधा लिखा जाए, क्योंकि जो टीचर ने गैस लगाना है उन्होंने उसका भी गैस लगा दिया। तो आप खुद अंदाजा लगाएं। तो इसलिए मैं चूंकि ये सिचुएशन जानता हूँ एक अरसे से कॉमर्स बच्चों को पढ़ाते हुए, तो इसलिए अगर आप पूरी डेफिनेशन उस तरह से नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं है, डेफिनेशन जरूर याद करें। लेकिन अगर आप बीच में से उसका एक स्पेसिफिक जो टाइटल है वो भी मेंशन करेंगे तो इंशाल्लाह उससे भी जो एग्जामिनर है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि जनाब बच्चे ने डेफिनेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है या लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। डिफाइन अनलिमिटेड कंपनी। अच्छा, अनलिमिटेड गैर महदूद, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये जो है ना कंपनी, यहाँ पे इससे मुराद क्या है? अनलिमिटेड से मुराद है अ कंपनी इन विच लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड टू सच अमाउंट टू फुल extent of his personal assets for the full debt of the company। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जो कंपनी है इसकी जो जिम्मेदारी है ये गैर महदूद है। असल में जो कंपनी की अकसाम है, काइंड है, ये उनमें से एक किस्म है, सब कंपनी में ऐसा नहीं होता। तो ये जो कंपनी है वो है जिसके अंदर उसका जो मेंबर है, उसका जो शेयर होल्डर है, अगर कंपनी ने लॉस बियर किया तो ऐसी सूरत में ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी इसका लॉस जो उसके मेंबर्स हैं वो कंप्लीट फुलफिल करेंगे, वो पे करेंगे। वो अपने लिमिटेड ऑफ शेयर तक नहीं रहेंगे बल्कि पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करके उन डेट्स को पे करेंगे। ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसी तरह से आपने सोल ट्रेडरशिप के अंदर पढ़ा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब यह है कि अगर कहीं पे नुकसान हो जाएगा तो ऐसी सूरत में जॉइंट स्टॉक कंपनी का मालिक, वो जो लोग हैं, वो उसकी लायबिलिटी फुलफिल करेंगे, उसका लॉस बियर करेंगे। उसके लिए चाहे उनको अपनी गाड़ी बेचनी पड़े, घर बेचना पड़े, अपने पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करना पड़े। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी कुछ, और अभी कुछ और डेफिनेशन हैं हमारे पास। सेकंड फेज के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है ये भी बड़ी अहम है। इनके अंदर है व्हाट इज मीन्ड बाय MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इज मीन्ड बाय MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इट इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये कंपनी का एक बुनियादी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, यूं कह लें, यानी कंपनी की बुनियादी दस्तावेज है। और ये दस्तावेज कैसी है? इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का आइन है जिसके ऊपर कंपनी को रेगुलेट किया जाता है। तो आप ये इतना सा भी लिखेंगे तब भी ये आपकी डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है और इसको एक्सेप्ट किया जाए। इट सेट आउट द लिमिट्स outside which the action of the joint stock company can not go। इसके अंदर वो लिमिट्स मेंशन की जाती हैं कि जिसमें कंपनी इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकती। दूसरे लफ्जों में कह लें, इट इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी विच डील्स
with the external affairs of the joint stock company, which deals with the external affairs of the joint stock company। ये एक ऐसी दस्तावेज है जो कंपनी के बैरूनी मामलात को तय करने के लिए या बैरूनी मामलात के मुतालिक तमाम तफसीलात इसमें दर्ज की जाती हैं। वो तफसीलात क्या हो सकती हैं? वो कंपनी का नाम है, वो कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसके साथ साथ वो कंपनी का जो हेड ऑफिस है और कंपनी के जो बेंच उसके साथ डील करेंगे, उसके अलावा जो डायरेक्टर्स के नेम है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है, तकरीबन नियर अबाउट 6 to 7 जो एक्सप्लेन की जाती है। उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय AOA। ये तो आप समझते हैं माशाल्लाह। अक्सर मैसेजेस में आप लिखते हैं AOA अस्सलाम वालेकुम, लेकिन याद रखें इससे मुराद अस्सलाम वालेकुम नहीं है, बल्कि इससे मुराद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज मीन्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? उर्दू में से कहते हैं जवाबत कंपनी, यानी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप इसे कह सकते हैं इट इज द सेकेंड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये एक ऐसी दस्तावेज है जो इदारे को चलाने के लिए उसके अंदरूनी मामलात को तय करती है। यानी इस दस्तावेज के अंदर वो तमाम असूल व ज़वाबित लिखे जाते हैं जिनसे इदारे को चलाया जाता है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है इसका व्हाट इज मीन बाय प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? It is the third document of the joint stock company. It is a valuable document issued by the joint stock company for raising of the capital. जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने सरमाए को इकट्ठा करने के लिए लोगों को एक इन्विटेशन देती है। यानी दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं इट इज द थर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी दैट invite the peoples to purchase the share of the joint stock company. It is third document of the joint stock company that invite the people to purchase the shares of the joint stock company. ये एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें लोगों को दावत दी जाती है कि वो कंपनी के शेयर्स खरीदें। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिफाइन शेयर। डिफाइन शेयर, शेयर्स क्या होते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलेस्ट यूनिट। जो ऑथराइज्ड कैपिटल है या इशूड कैपिटल है या जो भी कैपिटल होता है, उस कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा फर्ज करें। और याद रखें जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो आपने सवालों में भी देखा होगा, आप पहले पढ़ भी चुके हैं कि वो कम से कम 10 रुपए का होता है। पाकिस्तान में जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे छोटा शेयर है, यानी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, जो उसकी पार वैल्यू बता, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू जो होती है वो 10 रुपए कम से कम। इससे ज्यादा भी हो सकती है, बाजों की 100 भी होती है, बाजों की 1000 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपए। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड मंजूर शुदा सरमाए का सबसे छोटा हिस्सा शेयर कहलाता। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? द टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू द लार्ज नंबर ऑफ शेयर। जो कुल सरमाया है उसको बहुत सारे शेयर में तकसीम किया जाता है। यूँ समझ लें जैसे अगर हम यूँ करें कि मैं कहता हूँ 1 लाख शेयर हैं और मुझे ये मालूम है कि 10 रुपए का एक शेयर है, तो फिर ऐसी सूरत में हमारे पास जो शेयर बनेंगे वो उसके 10,000।
यानी टोटल शेयर कैपिटल को 10 पे डिवाइड, एक शेयर पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाए। तो ये था हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल। उसके बाद है अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। मैंने शुरू में बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कैपिटल मेंशन किया जाता है उस कैपिटल को अथोराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। और अथोराइज्ड कैपिटल को हम पूरे सवाल में कहीं पे अप्लाई नहीं करते, यूज नहीं करते, जस्ट एक बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर टॉप पर एक हेडिंग देकर उसके नीचे लिख देते हैं कि ये हमारा मंजूर शुदा सरमाया है। इसके मुख्तलिफ नाम भी है। इट इज आल्सो नॉन एज नॉमिनल कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल। तो इनको भी आपने याद रखना। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन डेफिनेशन है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, आउट ऑफ द टोटल कैपिटल शेयर इशूड बाय द कंपनी। कंपनी ने जितने शेयर इशू किए, दैट नंबर ऑफ शेयर्स which taken up by the public are known as share subscribed। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, अब 1 लाख लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवा दी, इससे जितने पैसे इकट्ठे होंगे इसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। द टोटल पार वैल्यू ऑफ सच शेयर इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। टोटल पार वैल्यू ऑफ such shares is called subscribed capital। तो जितने लोग इन्वेस्ट कर देते हैं वो हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा। नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन का जो पार्ट है हमारे पास, उसमें है व्हाट इज मीन बाय इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। के प्रीमियम पर जो हम शेयर इशू करते हैं इससे क्या हुआ? When a share having a face value of ₹10, जब एक शेयर की कीमत 10 रुपए होती है, is issued by the company for an amount more than that ₹10। अब 10 वाली चीज अगर 11 में बिकेगी, 12 में बिकेगी, 13 में बिकेगी, 14 में बिकेगी, तो 10 वाली चीज अपनी वैल्यू से ज्यादा पर जितने में भी सेल होगी वो तमाम प्राइस शेयर इज सेड टू बी हैव बीन इशूड एट प्रीमियम, उसे हम प्रीमियम पे कहेंगे। यानी कोई भी शेयर जब अपनी वैल्यू से ज्यादा पर सेल आउट हो उसे हम शेयर प्रीमियम कहते हैं। क्योंकि शेयर के अंदर 3 सूरतें होती हैं। नंबर 1, शेयर इशू एट पार, यानी एक शेयर 10 रुपए का है, वो 10 रुपए में ही सेल होगा तो शेयर इशू एट पार, जैसे फेस वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ये फिर आपके एमसीक्यूज में भी सवाल आ जाता है बात बात कि नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से क्या मुराद। तो इसलिए शेयर इशू एट प्रीमियम से मुराद ये है कि वो शेयर जो मुनाफे पे बिकता है, वो मुनाफे पे हम उसे सेल करते हैं। इसके ऑपोजिट दूसरा क्या है, व्हाट इज मीन बाय इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, कि रियायत के ऊपर शेयर इशू किए जाते हैं, डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू किए जाते हैं। उसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो 10 रुपए वाला शेयर है वो हम 9 रुपए में सेल कर रहे हैं, 10 रुपए वाले शेयर के ऊपर 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। 10 रुपए वाले शेयर के ऊपर हम 10% डिस्काउंट भी कर सकते हैं, वो आगे जाकर आप फार्मूले में भी देखेंगे। तो शेयर की बुनियादी तौर पर 3 हालतें हैं। नंबर 1, शेयर ओरिजिनल प्राइस पे सेल हो। नंबर 2, मुनाफे के ऊपर प्रीमियम पर सेल हो। नंबर 3, वो लॉस के ऊपर यानी डिस्काउंट के ऊपर सेल किया जाए। अब ये तो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अब 2 और बड़े अहम पॉइंट्स हैं इन सवालों में आते हैं। एक है ओवर सब्सक्रिप्शन, एक है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको 100 शेयर्स के लिए कहा गया है, इस 100 शेयर हमने सेल करने हैं, तो हमारे पास 110 शेयर आ जाए। ये जो 10 शेयर आ गए हैं ये ओवर सब्सक्रिप्शन को जाहिर करते हैं, ये ज्यादा शो हो गया है। तो जब हमारे
हमारे पास ये ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है हमें ये वापस करना, ये 10 जो शेयर है ये वापस करने हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल से समझिए, आम हमारी जिंदगी में होती है। आप एक दुकान पर गए, आपने वहां पे 1,000 रुपए का सौदा खरीदा। अब 1,000 रुपए का सौदा खरीदने के बाद आपने उसको जब पेमेंट की, तो पेमेंट जो है, चूंकि वो 100 वाले नोट थे, तो आपने कहीं 12 नोट उसको दे दिए। 100 वाले 12 नोट आपने दे दिए। अब दुकानदार ने उनको गिना तो वो 12 थे। अल्लाह करे ईमानदार हो। तो अगर वो ईमानदार होगा तो क्या करेगा, वो जो 200 रुपया एक्स्ट्रा उसके पास चला गया है, ओवर चला गया है, वो आपको वापस कर देगा, रिवर्स कर देगा। इसी तरह अगर आप बड़े ईमानदार हैं तो दुकानदार बार बार पैसे गिनते हुए ग्राहक ज्यादा आ जाते हैं तो वो आपको थोड़े पैसे ज्यादा दे देता है। फर्ज करें उसने आपको 500 देना है, उसने आपको 600 दे दिया, तो जो ईमानदार आदमी होता है वो तो घर आके भी गिन रहा होता है कि हाँ पैसे ज्यादा तो नहीं आ गए। अगर ज्यादा आ जाए तो फिर वो सफर तय करके वापस जाता है। और हमें एज ए मुसलमान जो है वो ईमानदार भी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है वो बेईमानी नहीं करते। अल्लाह तो देख रहा है ना, मखलूक नहीं देखती तो क्या हुआ, अल्लाह देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है तो फिर आपको हमेशा अल्लाह का खौफ रखना चाहिए और हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें। मखलूक को खुश करने की जरूरत नहीं है, और मखलूक कभी खुश भी नहीं होती, ये भी मैं बता दूं। सिर्फ अल्लाह को राजी करें, इंशाल्लाह अल्लाह भी राजी हो जाएगा और मखलूक भी राजी हो जाएगी। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है। अच्छा, बात बात अंडर सब्सक्रिप्शन भी होती है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी नई नई बनी है और उसने जब अपने शेयर खरीदे हैं, लोग रिलाय नहीं करते तो आपकी कंपनी के शेयर को नहीं खरीदते, तो वो क्या करेंगे, जब नहीं खरीदेंगे तो आपके शेयर्स कम सेल होंगे। फर्ज करें आपने 1,000 शेयर इशू किए, लेकिन लोगों ने सिर्फ 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 500 आपके शेयर सेल आउट नहीं हुए। तो ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका फिर आगे एक सोल्यूशन भी है कि जो अंडर सब्सक्रिप्शन होते हैं, ये हमसे जो है वो अंडर राइटर खरीद लेते हैं। ये कौन होते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो और आपको अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, और वालिदैन जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका एहसान मानिए, उनकी खूब खिदमत कीजिए। इसलिए अगर उनकी ये इन्वेस्टमेंट आपके अच्छे रिजल्ट की सूरत में ज़ाहिर हो गई, उनको नज़र आएगी, तो यकीनन वो भी खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो और हमें दीन दुनिया की सब बरक़ात से माला माल। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इन डेफिनेशंस को लिख लीजिए, याद कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आईकॉम के बच्चों के साथ मुआमलत कीजिए। अगर आप ये ताउन उनके साथ करेंगे और आपकी वजह से कोई बच्चा ये वीडियोस देख के इन डेफिनेशंस को पढ़ के पास हो जाता है, तो यकीनन ये आपके लिए भी सदका है जारिया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।